नाजरीन, रुपया पैसा में आपको खुशामदीद कहते हैं। पिछले चंद दिनों के अंदर मुल्क के अंदर बहुत अफसोसनाक वाक़यात पेश आए हैं, जिनकी अक्रॉस द बोर्ड कंडेमनेशन भी हुई है। और चूँकि मैंने कल के प्रोग्राम के अंदर इस मौजू पर बात नहीं की थी जानबूझकर, मैं आज इस मौजू पर मुख्तसरन बात ये करूँगा कि मुल्क की जो अमन व अमान की सूरत हाल है उसको बेहतर करने की ज़रूरत भी है, गुंजाइश भी है। और अब सबको साथ बैठकर तमाम सियासी जमातों को, तमाम स्टेक होल्डर्स को, तमाम इदारों को बैठकर एक मुफस्सिल और जिसे आप कहें कि तासीर से भरी हुई पॉलिसी बनानी पड़ेगी, यानी मौसर पॉलिसी बनानी पड़ेगी जो इम्पैक्टफुल होगी और इस इशू को, इस क्राइसिस को, इन चैलेंजेस को कन्फ्रंट कर पाएगी। इसमें देयर इज़ एब्सोल्युटली नो टू ओपिनियन। एक ही बात है कि मुल्क को अब बेहतरी की तरफ ले जाना पड़ेगा, हालात को ठीक करने के मुतल्लिक एक स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। मुल्क के माशी अशारिये मस्बत तस्वुर किए जा सकते हैं हुकूमती बयानात की रोशनी में। इसके साथ साथ मूडीज़ ने भी पाकिस्तान की फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बिलखुसूस बैंकिंग सेक्टर के मुतल्लिक अपनी रिपोर्ट के अंदर अच्छी और मुस्बत बातें की हैं। हमारी रैंकिंग को भी थोड़ा सा इम्प्रूव किया है, जो कि हमारे लिए एक अच्छी बात है। इसके साथ साथ इकोनॉमी के और मुख्तलिफ इंडिकेटर्स हैं जिनके ऊपर बड़ी गहरी निगाह है लोगों की, और ख़ास तौर पे इसीलिए आज मैंने दावत भी दी है जनाब अहमद चिनाई साहब को, जो कि डायरेक्टर PSX होने के साथ साथ माजी के अंदर मुल्क की और कराची शहर की बिलखुसूस अमन व अमान की सूरत हाल को भी गहराई से देखते रहें। इसके अलावा एक नामवर और मुनफरिद और जिसे मैं कहूँगा लीडिंग बिजनेस पर्सनैलिटी हैं। वेलकम करता हूँ अहमद चिनाई साहब आपको। शुक्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब अहमद चिनाई साहब, बात ये है कि मेरे ख्याल कोई भी इस मौजू के ऊपर एक मुतवाज़िन गुफ्तगू नहीं कर सकता, और इदारों का एहतराम सामने रखते हुए सिवाय आपके शायद बिज़नेस कम्युनिटी के अंदर कम ही लोग होंगे। इसीलिए आज मैंने मुख्तसरन इस मौजू के ऊपर गुफ्तगू करनी है आगाज़ में कि अमन व अमान की सूरत हाल को बेहतर करने के लिए बिलुमूम भी पूरे मुल्क के अंदर क्या करने की ज़रूरत है, और ताजिर सनतकार बिरादरी का भी इस बारे में क्या किरदार होना चाहिए, उसके बारे में भी बताएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बड़ा अफसोसनाक वाक़या जो परसों हुआ जाफराबाद कोयटा से आती हुई ट्रेन में, और तो हमारे कई जो है जवान शहीद हो गए, कई हमारे सिविलियंस जो है वो शहीद हो गए, और उसके बाद जवां मर्दी से मुकाबला करते हुए 33-34 के करीब दहशतगर्द थे जो सबके सब मारे। ज़ाहिर एक अफसोसनाक वाक़या है, एक सानिया है जिसको हर आदमी जो है वो गमगीन है इस मामले में, और हम भी जो है वो सौजार ख़ानदान के गमों में बराबर के शरीक हैं। सवाल ये पैदा होता है कि ये अमन अमान की जो सूरत हाल है, और उस सूरत हाल ने एक खौफ की फ़ज़ा पैदा कर दी है, उसको निपटने के लिए हमने आगे फ्यूचर में क्या इक़दाम करने हैं, इससे कोई दो राय नहीं है कि जिस जवामर्दी से इस दहशतगर्दी का मुकाबला किया गया और तमाम मुसाफिरों को वहाँ सिवाय से 24 है तमाम को बाहिफाजत बाजियाब कराया गया, ये अपनी नौयत का एक बहुत बड़ा कारनामा है, और ये हमारी फोर्सेस की स्टेबिलिटी और एक्टिविटी की निशानदेही करता है कि वो हर मुसीबत के लिए तैयार है। लेकिन इससे सवाल ये पैदा होता है कि ये एक्टिविटी क्यों हो, ये मुसीबत क्यों आए, और क्यों जो है उन्हें हत्या शहरियों को जो है वो गोलियों का निशाना बनाया जाए। अच्छा, लेकिन यहाँ पर अहमद चिनाई साहब मैं एक चीज़ को हाईलाइट करना चाहूँगा। किसी भी और मुल्क के अंदर कोई भी दहशतगर्दी का वाक़या होता है, पाकिस्तान उसे कंडेम करता है, पाकिस्तान की आवाम उसे कंडेम करती है, इस तक कि पाकिस्तान का मीडिया भी उसे कंडेम करता है। हर कॉमन सिटीज़न से आप पूछेंगे तो वो कंडेम करेगा। लेकिन अगर आप देखें कि जिस तरह से हिंदुस्तानी मीडिया ने रिएक्ट किया, ये इतना गैर जिम्मेदाराना है कि उन्होंने इस सारे मामले को ऐसे लेकर चले हैं जैसे कोई उनकी बहुत बड़ी कामयाबी हो गई हो। ये तो एक खुल्लम खुल्ला तजाद भी है, एक तमाशा भी है, एक मजाक भी है, क्योंकि एक मुल्क जो कि दहशतगर्दी के इल्ज़ामात लगाता रहा हम पे, अब वो हमारे मुल्क के अंदर इतना बदतरीन वाक़या पेश आया और उसको टीवी के ऊपर अपने इंजॉय करते रहें, उसको लाइव चलाते रहें और इस चीज़ को बड़ा एक प्रेजेंट करते रहें दुनिया के सामने। ये क्या तमाशा है सर हिंदुस्तानी मीडिया का और हिंदुस्तान का? देखिए, सिवाय हिंदुस्तान के जिसका किरदार जो है वो बड़ा ही नेगेटिव रहा और बड़ा ही अफसोसनाक भी रहा, और तमाम दुनिया ने जो दुनिया की बड़ी बड़ी एटमी पावर हैं
उन्होंने इस इंसिडेंट को कंडेम किया है, तो इसका मतलब है कि जब वो कंडेम कर रहे हैं तो वो इंडिया को भी कंडेम कर रहे हैं। इसमें खुली दहशतगर्दी इंडिया की जानिब से है, जिसमें कोई दो राय नहीं कि ये इंडिया के ट्रेन लोग थे जिन्होंने ये काम किया, लेकिन पाकिस्तान ने जो है वो उसके जमामर्दी से मुकाबला किया। अब मैं तो ये समझता हूँ कि इसकी तह तक पहुंचना लाजमी है, और उसमें जो भी ताकतें इन्वॉल्व हो, चाहे बैरूनी हो चाहे अंदरूनी हो, उनसे पाकिस्तान को दो हाथ निपटना पड़ेगा। उनको निपटे बगैर मैं नहीं समझता कि जो है वो हम इसमें कोई मौसर रोल अदा कर सके। आज जरूरत इस बात की है कि कौम पूरी मुत्तहद हो, और कौम मुत्तहद होकर पाक फौज का साथ दे और उनके हर इक़दाम की जो है वो मुकम्मल हिमायत करे। अहमद चिनाई साहब, लेकिन एक बड़ा अहम नुक्ता है जो आपके साथ मैं डिस्कस कर सकता हूं, वो ये है कि देखें, जब सानिया मुंबई पेश आया, मुंबई में दहशतगर्दी का वाक़या पेश आया, आपने देखा होगा कि इकोवोकली पूरे मुल्क के अंदर हमारे यहाँ कंडेमनेशन भी आई, बल्कि बहुत सारे लोग हमारे यहाँ सहमे भी हुए थे कि इस तरह का दहशतगर्दी का वाक़या हिंदुस्तान में पेश नहीं आना चाहिए, इससे पाकिस्तान हिंदुस्तान के ताल्लुकात मुतासिर होंगे। स्टेट लेवल पर, नेशनल लेवल के ऊपर हमने कंडेमनेशन दी, टेलीविज़न पर, मीडिया पे आप जैसे तज्जियाकारों ने उसे कंडेम किया, आम आदमी ने पाकिस्तान के ऐसे वाक़े को कंडेम किया, डिसोन किया कि इस वाक़े से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, कोई रब्त नहीं है, हम इससे बिल्कुल डिसोन करते हैं ख़ुद को। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर आप देखें जिस तरह से मीडिया और उनके इंटेलेक्चुअल्स ने इस मामले में बिहेव किया, ये तो बिल्कुल ही, मैं कहता हूं कि इस पर तो यूनाइटेड नेशंस तक को जो है नोटिस लेना चाहिए, बैनुल अक़वामी इदारों को नोटिस लेना चाहिए। देखिए, बिल्कुल आपकी बात सही है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है इंडिया का कि जब अपने ही लोग इन्वॉल्व हैं, हुकूमती सतह पर ये काम हुआ है पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए कि पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट है, पाकिस्तान जो है वो खतरनाक स्टेट है और वहाँ पर जो है वो रहना मुमकिन नहीं है। तो ये तासुर देने के लिए जाहिर है इंडिया ने ये सारे काम किए। हिंदुस्तान की जो मीडिया जिस तरीके से बात कर रहा है, इसका मतलब है कि ये लोग एंटिसिपेट कर रहे थे, वेल प्रिपेयर्ड थे, और उन्होंने जानबूझ के हमला करवा कर ये दुनिया को बताने की कोशिश की है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी है। लेकिन भाई, दहशतगर्दी तो तुम खुद कर रहे हो और उसका जवाब और उसका खमियाजा भी तुमको भुगतना पड़ेगा। ये हमारा वादे पैगाम हमको होना चाहिए, और पूरी इंक्वायरी के बाद मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए कि दुश्मनों को इस किस्म की आज़ादी नहीं हो कि वो हमारे मुल्क में बेगुनाह शहरियों की जानों से खेलें। ये मैं इस बात को इसलिए सामने ले आया क्योंकि बिज़नेस कम्युनिटी से अभी तक इस मौजू पर किसी ने बात नहीं की थी, लेकिन अहमद चिनाई साहब जो हैं ये मौजू फ़र्द थे, इस मौजू पर मैंने बात की। अब मैं एक और जानिब इनको लेकर आता हूँ, माशी अशारियों की जानिब। इस पस मंज़र के अंदर देखें, ये मुझे ऐसे लगता है जैसे पाकिस्तान के दुश्मनों की साजिश थी, क्योंकि पाकिस्तान के माशी अशारिये अहमद चिनाई साहब बेहतर हो रहे हैं। इस सिलसिले में आपने भी काफ़ी स्टेट्स जो हैं मेन स्ट्रीम मीडिया के साथ शेयर किए, और हुकूमत पाकिस्तान भी कोशिश कर रही है कि इकनॉमिक इंडिकेटर्स की मस्बत तौर पर जो है वो जो है उसको प्रमोट भी किया जाए पाकिस्तान को एज एन इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन। तो मैं चाहूँगा थोड़ा सा इस बारे में भी हमें बताएं कि इकनॉमिक इंडिकेटर्स की जो इम्प्रूवमेंट है उनको इंटरलिंक कैसे कर सकते हैं। जी देखें अली भाई, मैं तो हमेशा आपको ये कहता रहा था कि पाकिस्तान की नंबर्स हैं वो इतने अच्छे हो जाएंगे कि पाकिस्तान अगले 6 महीने शूट करेगा, और ये नंबर इस बात की गमनाजी कर रहे हैं कि पाकिस्तान की रेमिटेंसेज 32.5% बढ़ गई है, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट 8-9% बढ़ गई है, पाकिस्तान की जो इम्पोर्ट्स है उसमें मार्जिनली इजाफा 8-9-10% इजाफा जरूर हुआ है, लेकिन उसको हम मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो करंट अकाउंट डिफिसिट है उसको ड्रास्टिकली नीचे लाना और फिर सारे नंबर्स बेहतर होना, और फिर ये बिल्कुल इस वक्त बात ऑन रिकॉर्ड है, ऑन कार्ड है कि हमारी जो 2.5% GDP एस्टिमेट की गई थी वो 3 या से ज्यादा की आ सकती है। तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान राइट नंबर्स के साथ सही इकोनॉमिक डायरेक्शन में जा रहा है। ये जो मॉनेटरी पॉलिसी आई थी उसमें एक टाइटनिंग का कॉन्सेप्ट इसलिए आया कि वो स्टेबिलिटी लाना चाहते थे, और जो इम्पोर्ट्स बढ़ी थी उसमें मजीद बढ़ावट की जो है वो गुंजाइश पैदा नहीं करना चाहते थे, और मैं समझता हूँ कि ये स्टेप इन द राइट डायरेक्शन है। गो के हर पाकिस्तानी की ख्वाहिश थी कि ये सिंगल डिजिट में आ जाए, लेकिन मुल्की फाइनेंशियल सूरत हाल को देखते हुए, इकोनॉमिकल सूरत हाल को देखते हुए ये मुमकिन नहीं था कि इसमें कमी की जाए, और मैं तो समझता हूँ कि हम खुशकिस्मत हैं कि हम इजाफे से बच गए और हम उसी लेवल पे मेंटेन हो गए, और ये एक बहुत बड़ा मैं समझता हूँ कि काम है जो हुआ है।
तो बाय एंड लार्ज मैं समझता हूँ कि मुल्क जो है वो सही इकोनॉमिक डायरेक्शन पर है। हमारी जो फॉरेन डिप्लोमेसी है उस सिलसिले में बड़ी काम आई है। IMF का रिव्यू चल रहा है और मुझे तभी उम्मीद है कि रिव्यू जो है वो इंशाल्लाह पूरा हो जाएगा। कल ही वर्ल्ड बैंक ने अगले 10 सालों में पाकिस्तान को $20 बिलियन देने की बात की है और ये भी मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए एक बड़ी फेवरेबल बात है, जिसमें क्लाइमेट चेंज है और दूसरी चीज़ों के लिए जो है वो फंडिंग आ रही है। तो जब हम बात करते हैं कि पाकिस्तान को एक इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के तौर पे देखें तो ये वक्त के साथ साथ मैं समझता हूँ ये एक रियलिटी बन जाएगी। आज SIFC के तवज्जुद से जो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स थे जो बिल्कुल पाइपलाइन में पड़े हुए थे वो अब मंजर आम पर आना शुरू हो गए हैं और तमाम मसाइल के लिए लोग SIFC से रिव्यू करते हैं ताकि चीज़ें एक्सपेडाइट हो जाए। तो आज की तारीख में पाकिस्तान जो है वो इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बिल्कुल सही लफ्ज़ आपने इस्तेमाल किया वो है। हम पाकिस्तान से बाहर कहीं भी इन्वेस्टमेंट करें इसके मुकाबले में पाकिस्तान की इन्वेस्टमेंट जो है वो आपके सामने है। बैंकों की जो रेटिंग है वो कल मूडी ने दी है जहां मस्बत से मुस्तहकम पर आ गए। तो ये एक बहुत बड़ा लीप फॉरवर्ड है कि पाकिस्तानी बैंक के ऊपर पूरी दुनिया की रिलायबिलिटी जो है वो आना शुरू हो जाएगी। तो जब यहाँ रिलायबिलिटी आना शुरू होती है तो उसमें फिर इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी की बात आ जाती है। हमारे बैंकों ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है, उनके बड़े अच्छे मार्जिन, बड़े अच्छे प्रॉफिट आए हैं और ये मार्जिन और प्रॉफिट जो है वो अल्टीमेटली पैसे बाजार में आएंगे। इस मौजूद और दीगर मौजूदात को आगे लेकर चलेंगे। लेकिन अहमद चिनाई साहब, आप जैसे बता रहे थे कि बहुत सारे मईशत के मुतल्लिक मस्बत पेशरफ्त हो रही है और अच्छी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन अहमद चिनाई साहब एक चैलेंज हमारे लिए बड़ा मुश्किल बन गया, वो ये है कि ये IMF की टीम आके हमारे पास बैठ गई है। अब लोन तो ये जैसे तैसे दे ही देंगे, लेकिन ये शराइत बहुत सारी मनवा रहे हैं। अभी भी ये बहुत सारे प्रपोजल्स गवर्नमेंट के, बहुत सारी एडवाइस, बहुत सारी सजेशंस को कट डाउन कर रहे हैं। उनको जो है कह रहे हैं कि साहब ये एक्सेप्टेबल नहीं है इस दफ़ा IMF के प्रोग्राम के साथ चलने में। तो उसकी वजह से हमारे बहुत सारे फिस्कल पॉलिसी के प्लान्स और प्रोग्राम्स हैं वो नहीं बन पा रहे। इस बारे में भी कुछ राय दें और उनके साथ नेगोशिएशन के अंदर कोई बिजनेस कम्युनिटी का आदमी क्यों नहीं बैठता जो उनको बेहतर तरीके से समझा सके। मेरा ऐसा ख्याल है कि गवर्नमेंट की टीम को, ब्यूरोक्रेट्स की टीम को बिठाना अच्छा है, लेकिन उसके साथ मौजूद रहेगा और बेहतर रहेगा अगर कोई बिजनेस कम्युनिटी के स्टेक होल्डर्स भी बैठ जाएं। जी देखिए, बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन IMF का जो एक सबसे बड़ा जो पॉइंट है, जब ये लोन देता है तो ये इस बात को इंश्योर करता है कि जो लोन दिया गया है वो वापस भी होगा, उसकी रीपेमेंट भी होंगी, उसकी इंटरेस्ट पेमेंट भी होगी। और वो जब लोन देता है तो ये शराइत देता है कि आपकी जो भी फिस्कल पॉलिसी होगी वो आप हमसे शेयर करके करेंगे ताकि हमें ये इत्मीनान हो कि उस फिस्कल पॉलिसी की बुनियाद पर उनकी लोन की रीपेमेंट हो जाए। तो ये उसी सिलसिले की एक कड़ी है और मैं समझता हूँ कि ये स्ट्रिंजेंट मेजर्स लेना चाहते हैं, लेकिन आपकी ये राय बिल्कुल ठीक है। मैं इस वजह से ये राय दे रहा हूँ अहमद चिनाई साहब, क्योंकि IMF की टीम का आपने जी उस टीम के साथ बिजनेस कम्युनिटी के जो कारोबारी एक्सपर्ट्स हैं उनको बैठना लाजमी है ताकि वो उनको कन्विंस कर सकें, बता सकें कि जी कारोबार के लिए क्या चीज जो है वो ज्यादा जरूरी है और क्या चीज ज्यादा जरूरी नहीं है। और मैं समझता हूँ कि ये काम शायद गवर्नमेंट फंक्शनरी सही तरीके से नहीं कर पाते हैं। तो आज जरूर इस बात की है कि जो बिजनेस कम्युनिटी में एक्सपर्ट्स हैं, जो फाइनेंस को जानते हैं, जो इकोनॉमिक्स को जानते हैं और जो चाहते हैं, जो समझते हैं कि कारोबार किस तरह ज्यादा चल सकता है, दे नीड टू सिट डाउन विद दीज एक्सपर्ट्स IMF की टीम के साथ और उसको जो है वो आगे बात करें। जैसे मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, अब इंटरेस्ट रेट का एक मौजू है। इंटरेस्ट रेट का मौजू बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। मैं नहीं कहता कि डिसीजन MPC का सही था या गलत था, बात यह है कि बिजनेसमैन, बिजनेस कम्युनिटी की उसके बारे में कंटेंशंस हैं, क्योंकि उनका कहना यह है कि इकोनॉमिक ग्रोथ हिंडर हो रही है। अगर वो इस फैसले में साथ बैठे होते और IMF को कन्विंस कर पाते कि जी हमें रेट कम करने दें, तो शायद IMF मान जाती। आई डोंट नो, क्या कहते हैं आप? देखिए, ये तो एक नेगोशिएशन की बात है और उसको बैठकर समझाने की बात है। और जाहिर जब नेगोशिएशन होती है तो कुछ तो और कुछ लोगों की पॉलिसी का अमल होता है और चीजें जो है वो आगे बढ़ती हैं। अब इतने अच्छे प्रपोजल थे, आपको पता होगा इन्वेस्टमेंट के अंदर टैक्स रिलीफ के, मैं और तफसील में नहीं जाता, लेकिन टैक्स रिलीफ के प्रपोजल्स जो हैं वो IMF ने मना कर दिए। बोला भाई कोई सिलेक्टिव रिलीफ नहीं होगी टैक्स पे इन्वेस्टर्स के लिए।
देखिए वो भी प्रपोजल जो है वो इन डिटेल डिस्कस करने की जरूरत है, उसको कन्विंस करने की जरूरत है, उसको बताने की जरूरत है कि कैसे वो होगा, और इसको इसी तरीके से जो है वो हम आगे लेके बढ़ेंगे। अच्छा, इसके साथ साथ एक और चीज़ ये है कि वो बहुत ज़्यादा फिजिकल डिसिप्लिन मांग रहे हैं, और फिजिकल पॉलिसी के अंदर जो है वो चाह रहे हैं कि उनका ज़्यादा रोल हो, मतलब फिजिकल पॉलिसी के अंदर ज़्यादा डिसिप्लिन हो, माजरत रोल ना हो। रोल तो उनका अभी भी है, वो जो बोलेंगे हमें मानना पड़ेगा क्योंकि मजबूर हैं हम। कर्जा वाले छोटा हो या बड़ा हो, इसीलिए मैं लोगों को बोलता हूँ कि कर्जा लो नहीं, छोटा हो या बड़ा हो, दोनों सूरतों के अंदर कर्जा लेने वाला, कर्जा देने वाला, उन दोनों की रिलेशनशिप जो है ना वो थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाती है। लेकिन मानते नहीं हैं लोग, कभी कभार नाराज़ हो जाते हैं, कहते हैं साहब ऐसे नहीं, वैसे, वैसे नहीं, ऐसे। अच्छा, लेकिन ये जो नाजुक सूरत हाल है मुल्क की मईशत के साथ, इसको रियलाइज़ करना ज़रूरी है। मैं पहले आपको बता रहा था कि पब्लिक डोमेन में हर बात लाने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन हमारे यहाँ पता नहीं क्या जज्बातियत है, पब्लिक डोमेन में लाते भी हैं, फिर मिस इन्फॉर्म भी कर रहे होते हैं। पब्लिक डोमेन के अंदर इतनी मिस इन्फॉर्मेशन है जिसकी वजह से लोग परेशान हो गए। देखिए, इस वक्त मैं इस वजह से आपको इकोनॉमी की बात कर रहा हूँ क्योंकि देखिए इकोनॉमी के लिए इस वक्त सोशल मीडिया का दरवाज़ा इतना खुला नहीं है। पाकिस्तान के अंदर लोगों को इकोनॉमी के बारे में ज़्यादा पता नहीं है, सोशल मीडिया के अंदर कोई आउटलेट नहीं है जो इसके बारे में बात करे। हिंदुस्तान में है और ममालिक में है, वहाँ पे इकोनॉमिक न्यूज़ के और आउटलेट्स खुल गए। सोशल मीडिया पे लोग उनकी जानिब भी जाते हैं, मेन स्ट्रीम की जानिब भी जाते हैं। पाकिस्तान में ये है कि मेन स्ट्रीम के ऊपर पॉलिटिक्स वो शिफ्ट हम देख चुके हैं, वो सोशल मीडिया की तरफ जा चुका है। उसकी ग्रोथ सोशल मीडिया में ज़्यादा हो रही है। पॉलिटिकल न्यूज़ आइटम, पॉलिटिकल तज्जियात, पॉलिटिकल जो आप कहें नैरेटिव्स, ये सब सोशल मीडिया पर भी जा चुके हैं, और हर पार्टी का अपना अपना मौक़िफ़ वो भी जा रहा है, और इदारों के मौक़िफ़ भी जा रहे हैं। सब ने अपनी अपनी सोशल मीडिया आउटलेट बना दी है। अब बात ये मकबूल कौन ज़्यादा होता है ये अब आपने देखना है, क्योंकि दौर बदल गया है, दौर ज़माना बदल गया है। आप खुद रियलाइज़ करें, हम पीछे रह गए तो क्या होगा, ये रियलाइजेशन मैंने नहीं क्रिएट करनी, आपके दिल में होनी। लेकिन इकोनॉमिक्स में हम देख रहे हैं कि आउटलेट आज भी मेन स्ट्रीम मीडिया है। मेन स्ट्रीम मीडिया की जिम्मेदारी, हमारी जिम्मेदारी कि प्रोग्राम के अंदर हम रियलिटी को बयान करें। नैरेटिव बिल्ड हम नहीं कर सकते। लोग बोलते हैं नैरेटिव बिल्ड करें, नैरेटिव बिल्ड नहीं हो सकता। बिजनेस न्यूज़ इज़ बिजनेस न्यूज़। रुपया, पैसा, दौलत, इनका कोई नैरेटिव नहीं होता, इसमें सिर्फ मुनाफा होता है, फ़ायदा होता है। दुनिया में जहाँ जिसको मुनाफा दिखता है वो वहाँ चला जाता है। ये हमारी अंडरस्टैंडिंग में हमें लाना पड़ेगा कि जब बात आती है मॉनेटरी बेनिफिट्स की, प्रॉफिट्स की, बिजनेस की, कारोबार की, सनत की, पैसा कमाने की, लोग उसको मेजर करते हैं, उसकी क्वालिटेटिव मेजरमेंट नहीं है। पैसा आना चाहिए बस, समझ रहे ना आप बात को? नहीं, आपको अच्छा लगे बुरा लगे एक और चीज़ है ना, लोगों का जहन यही होता है कि पैसा आना चाहिए। तो अहमद चुनाई साहब मेरे ख्याल से दोबारा से मैं ज्वाइन कर चुके हैं। अहमद चुनाई साहब पाकिस्तान के माशी इशारिये तो मस्बत जानिब इशारा कर रहे हैं, क्योंकि हुकूमत ने जो इशारिये शाया किए हैं, जो हमें बताए हैं, उससे तो ऐसा महसूस होता है कि इकॉनमी के अंदर खातिर खा बेहतरी आई। IMF कुछ शुमारियात को तो आइज क्लोज्ड एक्सेप्ट करने के लिए शायद तैयार हो जाए, लेकिन कुछ को एक्सेप्ट करने के लिए शायद उनको थोड़ा टाइम लगे, और उनमें से एक जो है वो पाकिस्तान का इन्फ्लेशन नंबर है। ज़ाहिर बात है इसी वजह से हम अपना इंटरेस्ट रेट नहीं कर पाए। हमारे बस में होता तो हम बहुत कम कर देते, लेकिन ज़ाहिर बात है IMF टीम की यहाँ पर मौजूदगी, उसका एक बड़ा अहम किरदार उन्होंने अदा किया, और उनकी वजह से इन्फ्लेशन, मेरा ऐसा ख्याल है कि उनकी वजह से इन्फ्लेशन को निगाह में रखते हुए हुकूमत ने जो इंटरेस्ट रेट को अगर कम करने के मुतल्लिक सोचा भी था, या MPC ने भी सोचा था, तो शायद फिर वो उस तरह से अमल दरामद नहीं हो पाया, और मेरे ख्याल से आगे होगा भी नहीं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इन्फ्लेशन नंबर्स के मुतल्लिक उनके भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात होंगे, बिल्कुल जैसे अवाम पाकिस्तान, और हो सकता है हुकूमत के अंदर भी बैठे कुछ लोगों के होंगे और हैं। लेकिन अगर ना होते तो फिर SBP अपनी रिपोर्ट में क्यों लिखती? देखिए, अगर ना होते उन्हें खदशात तो फिर SBP अपनी रिपोर्ट में क्यों लिखती कि जनाब हमने अभी मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर ये फैसले क्यों किए हैं? इसीलिए किए हैं ना। और ऐसा भी नहीं हो सकता कि कल कह दें कि साहब हमने कहा ये सब कुछ, लेकिन हमारे माने ये नहीं थे। तो जानते सब हैं, लेकिन बोल कोई नहीं सकता। हम भी चुप हैं, आप भी ज़्यादा इस बारे में शोर शराबा ना करें। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ ये भी है कि IMF टीम क्या क्या मनवा के जाएगी। देखिए, IMF टीम ने जो कुछ अपने ब्रॉडर फ्रेमवर्क में है वो तो मनवाना ही है। इसके अलावा वो यहाँ आकर इसलिए बैठे क्योंकि आपने बनाना है बजट,
और बजट बनाने से पहले उन्होंने भरपूर कोशिश करनी है कि आप कोई ऐसा काम ना करें जिसकी वजह से आप बजट प्रपोजल सबमिट कर दें पार्लियामेंट के अंदर और फिर उसके बाद जो है वो मामूली तरमीम करके खुद को बचा लें, छुड़ा लें। इस दफ़ा ये नहीं कर पाएंगे आप, क्योंकि वो 2-3 महीने पहले ही आकर बैठ गए। अब तो आप बहाना भी नहीं कर सकते कि हमने तजावीज़ तैयार कर ली हैं या प्रपोज़ल तैयार कर लिया है। अब तो वो कहेंगे कि साहब जो भी प्रपोज़ल तैयार करना ज़रा इधर तो लाओ, दिखाओ हमें क्या प्रपोज़ल है क्या, फिर आगे बात होगी। तो इसी वजह से हम ये देख रहे हैं कि वक्त के साथ साथ रोज़ ख़बरों के अंदर ये अखबारों के अंदर ये आ रहा है कि साहब ये वाली ख़बर है, ये जो बात हमने पहले की थी तो IMF टीम ने उसकी नफ़ी कर दी, या ये हमारा प्रपोज़ल था, ये हमारी सजेशन थी, IMF टीम ने हमें मना कर दिया। इसी की एक मिसाल रियल एस्टेट के लिए एक पैकेज था जिसका धूम धड़क्का करके नाच गाना करके खूब सारे प्लाट बेचे गए सिर्फ कुछ इलाकों के अंदर। और अब जो ही IMF टीम से मंसूब ये बयान दिया गया है, हो सकता है गलत हो सकता है सही हो, कि जी IMF टीम ने मना कर दिया कि अब रियल एस्टेट पैकेज नहीं आएगा, तो इसके माने ये है कि रियल एस्टेट वहीं आकर खड़ी हो जाएगी जैसे इस पैकेज की खबरों से पहले जहां पर खड़ी हुई थी, और ये मामलात यूं ही चलते रहेंगे। लेकिन हमें ये भी देखना पड़ेगा कि आगे चल के मईशत के ऊपर क्या और अच्छी चीज़ें हो सकती हैं। और वी वेट फॉर मैसेजेस ऑन फेसबुक। अली नासर माई टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।